पॉलिटिशियंस का बात करना क्या होता है, ये हो गया तो यूं हो गया तो हमने ये कर दिया, और अच्छा उस नारेबाजियां, अच्छा उसमें फिर उल्टे सीधे अल्फाज भी निकल जाते हैं, उसमें गलती भी कर देते हैं क्योंकि वो जज्बा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है आवर मोस्ट फेवरेट पर्सन एस डी शंकर से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एस डी शंकर से स्टार्ट करते हैं। पहली बार गरबा खेलता हूँ, लेकिन बहुत पसंद आता है। Gujarat have a special connection because most of the Indians living in Tanzania come from Gujarat. This is amazing. I feel so honored to be here. It's a fantastic festival. I'm the dance ambassador. I'm so full of joy and happiness, and may the light break the darkness. So fantastic, so amazing. It's just awesome. This is incredible India indeed. वहाँ से पता लगता है कि गुजरात में लोग इतना खुश क्यों हैं, और मोदी मैजिक तो है ही। मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा फर्क है कि जब जहां भी हम जाते हैं, और ये मैं कहता हूं ये एक किस्म से ये मोदी ब्रांड टूरिज्म, कि मोदी जी जहां भी जाते हैं उनका टूरिस्ट इंटरेस्ट कोई बकिंगहैम पैलेस और आईफिल टावर और कहीं क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे नहीं होता। उनका होता है बुलेट ट्रेन में। कहीं रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहते हैं अच्छा वो रेलवे स्टेशन देखो, हमारे यहाँ वैसा होना चाहिए। वो एक बार मुझे अभी भी याद है, हम साउथ कोरिया गए थे और वो माने उन्होंने जिद किया था कि मुझे वहां की नदी देखनी है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था कि वो नदी की क्लीन अप हुई। और उस समय ये 2015 या 16 की बात है, हम नमामि गंगे को आगे बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने देखा साउथ कोरिया ने ये किया है, कैसे किया है, किस कंपनी किसका योगदान था वहां, उसको हम कैसे लाएं भारत। हम कभी यहाँ यूरोप में जाते हैं, डेनमार्क गए थे, फिनलैंड गए थे, फिनलैंड में गया था, डेनमार्क वो गए थे। उनको एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी की बहुत रुचि, तो बाहर से वो टेक्नोलॉजी ढूंढते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस ढूंढते हैं, मॉडल ढूंढते हैं, और उसको जो है भारत में कैसे अप्लाई करें। ये उनके लिए फॉरेन पॉलिसी ये कि हमारे माने आम आदमी की प्रगति, यहाँ देश की उन्नति को कैसे बढ़ाएं। और जब भी वो बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा कि काम करते हैं, अगर उनके पास कुछ समय होता तो ऐसे प्रोग्राम पे जाते हैं। और ये मैं कहूंगा एक किस्म से डेवलपमेंटल फॉरेन पॉलिसी, अगर उन्होंने कहीं वो परिवर्तन लाए कि फॉरेन पॉलिसी की एक डेवलपमेंट फोकस है जो पहले नहीं थी। अब ये जो है ये इसका जो इम्पैक्ट अभी देश में भी दिखाई दे रहा है कि क्योंकि उनकी उत्साह जो है और देश में जो परिवर्तन जो आया है, जो इजियर टू डू बिजनेस हुआ है, इजियर टू डू लिविंग हुआ है, इसका असर आप देख रहे हैं कि देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसकी लेवल जो है आज रिकॉर्ड लेवल पर है।
आप ये भी जानते हैं कि हमारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स, ताकि देश में रोजगारी बढ़े। ये नहीं होना चाहिए कि हम सर्विसेज ही करते रहें। कि प्रगति का नापने का एक तरीका है रोजगार, खाली आंकड़ों से नहीं चलता, प्रॉफिट से नहीं चलता, टर्नओवर से नहीं चलता। जब तक रोजगारी पे उसका असर नहीं होता तब तक आप नहीं कह सकते कि देश आगे बढ़े। तो ये जो उन्होंने कूटनीति को एक किस्म से रीडिफाइन किया है कि भाई आपके लक्ष्य वो है, ये नहीं है कि सबको खुश रखना है, सबके साथ संबंध बनाना है, वो तो करना ही करना, बट वो संबंध का जो है उसका कहीं एक मकसद होना चाहिए। और इसीलिए विकसित भारत और समृद्ध भारत आपको अलग अलग पहलुओं में दिखाई देता है। कि आगे आप देखें कि एक हमारा एक्सपोर्ट लेवल जो है, हमारा निर्यात पिछले साल में $670 बिलियन, जो कोविड के पहले ये रिकॉर्ड है हमारा एक्सपोर्ट का। और ये माने कोई एक्सीडेंट से नहीं बना, कि जो बदलावट जो देश में आया है, जो परिवर्तन जो आया है, उसका जो पॉलिसी में चेंज हुआ है, लेबर में हुआ है, जो क्रेडिट में हुआ है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, जो इनोवेशन जो हुआ है, हमारे जो युवा एक्सपोर्टर्स जो कितने कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे आंकड़ों में दिखाई दे रहा है बाहर। और अब हमने दुनिया में पहचान बना ली है। एक समय था कि हमें हमारे बारे में कहा जाता था कि हम आईटी ऑफिस, बैक ऑफिस हैं। अब हम माने जाते हैं कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही सालों में हम जो है अपनी पहचान मैन्युफैक्चरिंग में भी बनाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग में भी बनाएंगे। और इसका एक उदाहरण मैं देता हूं कि अगर जो एप्पल अगला 14 जो निकलेगा, एप्पल 14 जो है भारत में बनाया जाएगा। ये पहला एप्पल होगा जो साथ ही साथ चाइना वाला एप्पल और इंडिया वाला एप्पल 14 जो है वो साथ ही निकलेगा। तो मैंने कहा है कि ये दुनिया में इसके अलावा ये भी सबकी चाह तो होगी कि हम प्रभावशाली देश बने। और प्रभावशाली के अलग अलग इसको हम इसके परिप्रेक्ष्य जो हैं, हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं कि काले धंधे पे जो ब्लैक मनी जो है इसके बारे में, और टैक्सेशन के बारे में क्या करें। और बहुत सारी चीजें जो हैं हमारा कहना जो है, किसी भी कॉन्फ्रेंस में जब मोदी जी खुद जाते हैं और प्रस्ताव सामने रखते हैं, दुनिया देखती। पिछले साल जो है एक मिनिमम टैक्स हुआ, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां जो हैं वो अलग अलग देश में अलग अलग टैक्स, और देखते थे कि जहां टैक्स नहीं देना वहीं जाते थे, कि दुनिया में मिनिमम टैक्स को कैसे आगे बढ़ाए। या जैसे मैंने आपको समझाया कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया काउंटर टेररिज्म में कैसे जुड़े, एक साथ जुड़े। या पूरा क्लाइमेट चेंज, आप जानते हैं कि आज क्लाइमेट चेंज का असर आप हर जगह देख सकते हैं। आप पिछले महीने आपने देखा होगा कि आप ही के यहाँ कितनी बारिश हुई, कितनी गर्मी हुई। दिल्ली में साल के शुरुआत में कितनी ठंड थी, और ये सब नॉर्मल से ज्यादा, जिसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज हमारे आंखों के सामने अब महसूस हो रहा है। और इसका भी उन्होंने, अगर पिछले सालों में दुनिया में कहीं भी कुछ नए इनिशिएटिव निकले हैं, ये मोदी जी के इनिशिएटिव हैं। एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है और एक है कोलिशन फॉर। जी जनाब। अच्छा, सबसे पहले ये वीडियो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नोटिस की है एस डी शंकर के एक टॉकिंग स्टाइल में या एक बिहेवियर में, वो ये है कि अक्सर हम अपने मिनिस्टर्स को स्पीच करते हुए देखते हैं। अपने पीएम हो गए, अपने मिनिस्टर्स हो गए, अपने पॉलिटिशियंस हो गए, उनमें एक अजीब सा ईगो दिखता है हमें। और जब वो कोई बात बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा अग्रेशन दिखता है, थोड़े से फैडअप हो रहे होते हैं, अग्रेशन दिखा रहे होते हैं। अगर कोई उनकी किसी बात को डिनाई करे तो वो उससे बदतमीज़ी तक पे उतर आते हैं। अक्सर हमने देखा है हमारे दोस्तों 1 किलो आलू के 1 किलो अंडे के ये प्राइस हैं और 1 दर्जन आलू की ये प्राइस हैं, इस तरीके की सेंसलेस बातें हो रही होती हैं। तो बहुत ज़्यादा एक हमें ईगो दिख रहा होता है उनकी बातों में। मैं अभी इनको नोटिस कर रही थी
आपको लगता है या मुझे ऐसा पर्सनली वाकई फील हो रहा कि था, ये क्या मिनिस्टर है कोई? नहीं मिनिस्टर की बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बड़ा छोटों को समझाए, या जैसे आपके टीचर आपकी क्लास में खड़े होकर आपको कोई टॉपिक समझा रहे होते हैं, कोई बात समझा रहे होते हैं, कोई अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखा रहे होते हैं, तो उनका क्या लहजा होता है, उनका क्या बिहेवियर होता है, उनका क्या रवैया होता है, नर्म मुलायम पोलाइट। ये जब बात कर रहे थे तो ये समझाने का इनका स्टाइल जो था वो ऐसा लग रहा था कोई टीचर हो। ये वाकई मुझे एक मिनट में मिनिस्टर पॉलिटिशियन नहीं लगे, बिल्कुल ऐसे या ही। गवर्नमेंट के कोई बंदे नहीं लगे। उनका वो उस तरह का एटीट्यूड ही Attitude नहीं ही है, नहीं उनका है। वो स्टाइल ही नहीं है। जिस तरीके से वो प्यार से बात कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बिजनेस कम्युनिटी से हो, कोई आईटी से रिलेटेड कोई शख्स हो, Teacher हो। कोई कॉन्फ्रेंस हो मेडिसिन से रिलेटेड, कोई डॉक्टर हो, कोई मतलब है कि उस हवाले से एक कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से पॉलिटिशियंस का बात करना क्या होता है, ये हो गया तो यूं हो गया तो हमने ये कर दिया, और अच्छा उस नारेबाजियां, अच्छा उसमें फिर उल्टे सीधे अल्फाज भी निकल जाते हैं, उसमें senseless बातें गलती भी कर देते हैं। हाँ, क्योंकि वो जज्बात के दायरे। अच्छा ये एक एक लफ्ज़ तोल के सोच समझ के। अच्छा इन्होंने एक खूबसूरत बात की कि मोदी जी ने फॉरेन पॉलिसी को लेकर डेवलपमेंट को किस तरीके से कन्वर्ट किया फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए। तो यानी कि वहाँ की जो तरक्की, देखिए हमारे यहाँ भी पॉलिटिशियन जाते होंगे दूसरे कंट्रीज़ में, देखते होंगे क्या क्या तरक्की हो रही है, लेकिन वो सोचते होंगे कि हमारे यहाँ तो ये हो ही नहीं सकता और हम कर ही नहीं सकते और हमें करना ही नहीं है। आपको याद है एक वीडियो जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने सबको कहा है कि जो भी मिनिस्टर बाहर जाए कम से कम 4 प्रैक्टिसेस सीख कर आए जो इंडिया में नहीं है, और फिर उसको लाकर इंडिया में अप्लाई करें। कमाल की बात है। यानी कि कितनी बड़ी बात कोई बोलता होगा, मतलब मैंने तो कभी पहले नहीं सुना। देखिए सिंपल सी बहुत सारी बातों की सिंपल एक बात है कि उन्हें अपने कंट्री से वाकई मोहब्बत है, वो अपने कंट्री को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, बहुत खुशहाल देखना चाहते हैं, और दिन रात उसी की कोशिशों में लगे हुए हैं। सारे ही लोग, पूरी एक लड़ी होती है ना फूलों की, उन फूलों की लड़ी में सारे ही फूल इस तरह से पिरोए हुए हैं जिनका मकसद है कि हमारा ये जो हार है, क्या कहेंगे, नेकलेस है या कोई माला है, कुछ भी है, वो खूबसूरत रहे। सारे ही तमाम खूबसूरत हारों में मोती सबसे हैं, ज़्यादा सारे ही खूबसूरत मोती हैं जिनका मकसद है कि हमारा कंट्री खूबसूरत रहे, उसमें वो जद्दोजहद में लगे रहते हैं। सही। थोड़ा सा इस बात पे गौर करें कि कितनी खूबसूरत सोच है उनकी कि वो बाहर जाते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कि फ़ला जगह बड़ी मशहूर है, बड़ी साफ़ है, ये इन्होंने बनाया तो ये कैसे बनाया, ये चीज़ हमारे इंडिया में कैसे आएगी। जैसे कि उन्होंने मिसाल दी कि कोरिया और डेनमार्क गए, तो वहाँ पे गए, फिर उन्होंने पूछा इस पे किस किस का योगदान है, ये इंडिया में कैसे हो सकता है, बिल्कुल किस कंपनी इसको ने कैसे किया, लाया जा सकता है। अच्छा नवरात्रि उसकी जो पूजा है, और फॉरेनर कंट्री के ज़्यादातर लोग दिख रहे थे, मतलब इतना मतलब है कि एक अट्रैक्टिव है, एक इतना खूबसूरत त्यौहार है, इतना कलरफुल है कि बाहर के लोग आके उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा ना सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि उन्हीं के रंग में रंगे हुए हैं, उन्हीं की ड्रेसिंग, उन्हीं के स्टाइल में सब कुछ, गरबा भी कर रहे थे। हाँ बाकायदा। अच्छा इनकी वाइफ भी दिखी मुझे, हाँ मुझे ऐसा लगा था कि बराबर में वाइफ बिल्कुल ऐसा ही है। और एक कमेंट भी किसी भैया का आया था जब आपने कहा था कि वो जापान, किसी वीडियो में हमें पता चला वो जापान में रहती हैं, वही अक्सर जापान जाते रहते हैं, तो फिर किसी ने कमेंट किया, मैंने ऐसे छेड़ने के लिए बोल दिया था कि जापान शायद तभी ज़्यादा दौरे लगते हैं। नहीं तो फिर किसी ने कमेंट किया था दिल्ली में आप छेड़ेंगे तो आपको कमेंट तो मिलेगा हाँ, ना। तो दिल्ली में रहती हैं, पता चल गया था मुझे। हाँ। तो दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हैं? बार एक दफ़ा जलालत हो गई थी वीडियो में, आपने बता दिया था दिल्ली में रहती हैं, देखिए मैं पहले बता दूँ। तो ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ इसमें। मैंने ऐसे छेड़ा था उन्हें कि शायद जापान के दौरे ज़्यादा करते हैं इसीलिए, तो बाद में कमेंट आ गया था, आपने मुझे बता दिया था, पुरानी बात है। पुरानी बात है, मैं समझा आपको शायद भूल गई तो रिमाइंड करवा दूँ। मुझे याद, जलालत अच्छे से याद रखी। बड़ी ही माशाल्लाह से ज़हीन है आप इस मामले में। अच्छा मुझे उनकी बास्केट बहुत अच्छी लग रही थी, कलरफुल और जो काम हुआ था गोटा वर्क। लेकिन ये है कि वाकई इनका बोलने का अंदाज़ बहुत इम्प्रेसिव। अच्छा और मैं हमारे यहाँ पे आपने अगर किसी शख्स से नहीं मिले हो, किसी शख्स से आप नहीं मिले हो, उनकी कोई चीज़ें पढ़ी आपने या उन्हें देखा, सही, तो उसे हम कहते हैं रूहानी उस्ताद, टीचर। तो मैं इन्हें मानूंगा कि वाकई ये हमारे टीचर हैं। इनकी ये जो कुछ बोलते हैं इससे मुझे कम से कम बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, बहुत कुछ नॉलेज मिलती है, और वाकई किस तरीके से कोई देश तरक्की कर सकता है, इनका बोलना, इनका ठहराव। अच्छा ये जो ठहराव होता है, ये जो बोलने का अंदाज़ है, ये बताता है कि इनके अंदर नॉलेज है, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो वर्ड्स का चुनाव करते हैं, जितना सादे से सादा तरीके से समझाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मुतमईन नहीं होते, कि जब तक
अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी नॉलेज या अपनी बात ज़बान पर नहीं सामने वाले को समझा ना दें। मुझे इनके एटीट्यूड से जो एक हम्बलनेस है ना इनकी, जो एक समझाने का प्यार वाला तरीका है, अंडरस्टैंड करे सामने वाला, मैं इस तरीके के वर्ड्स बोलूँ, मैं इस तरीके की बातें बोलूँ, मुझे ना अपने आप में ये बहुत खास लगता है, क्योंकि मैं अपने पॉलिटिशियंस में, अपने मिनिस्टर्स में वो बात नहीं देखती उन्होंने हूँ। कहा कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो मोदी जी ये नहीं कहते कि यार एफएल टावर बहुत मशहूर है वो देखना है, वो देखते हैं कि यार वो जगह बहुत मशहूर है वो देखनी है। वो कहते हैं कि एक नई चीज़ वहाँ बनी है या रेलवे स्टेशन किस तरीके से बना है, वो चीज़ जो हम अपने कंट्री के अंदर ला सकें, उस आइडिया को, उस चीज़ को, उस थीम को। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।